चैप्टर 16 5 डरावने आकार और मतलब। जियाओ जिमू ने एक छड़ी से हमला किया। जियाओ यी को साफ तौर पर इससे खतरा महसूस हुआ और वह तुरंत छड़ी से दूर हट गया। आग घुमाने वाली छड़ी जमीन पर गिरी और एक धमाके के साथ कंपटीशन के प्लेटफॉर्म में एक बड़ा छेद हो गया। जियाओ यी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह मन ही मन हैरान हुआ, इतना मजबूत मॉर्टल रेन के छठे और पांचवें लेवल के बीच बहुत बड़ा फर्क है। मॉर्टल रेन में 6 लेयर एक बड़ा फर्क है। हालांकि छठी लेयर और पांचवी लेयर के बीच सिर्फ एक लेयर का फर्क है, लेकिन एक दूसरे के शरीर में असली क्यूई 5 या 6 गुना से ज्यादा अलग होती है। असली एनर्जी जितनी मजबूत होगी, मार्शल आर्ट की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। जियाओ जिमू जैसी एक छड़ी जियाओ जिंगयान को बुरी तरह घायल करने के लिए काफी थी। हालांकि दोनों ऑरेंज रैंक मार्शल सोल थे, लेकिन असली एनर्जी में अंतर की वजह से जियाओ जिमू की स्टिक की पावर जियाओ जिंगयान की कॉम्बैट पावर से 5 या 6 गुना ज्यादा थी। मार्शल आर्ट्स स्टेज के नीचे जियाओ जिंगयान भी मन ही मन डर गया था, जैसा कि परिवार के टॉप 5 बच्चों से उम्मीद थी। अगर मेरा अपोनेंट जियाओ जिमू है तो मुझे डर है कि यह स्टिक अकेले ही मुझे कुछ ही सेकंड में मार सकती है। मार्शल आर्ट्स स्टेज के ऊपर जियाओ जिमू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जियाओ यी, तुम जानते हो कि मैं कितना अच्छा हूं, अब भी रहम की भीख मांगने का समय है। दया की भीख मांगू। जियाओ यी ने नाक सिकोड़ी, फिर अपनी मुट्ठियां भींची और सीरियसली कहा, लगता है तुम सच में ऐसा करने वाले हो। सच में? जियाओ जिमू हैरान रह गया। दूसरे कबीले के लोग भी रिएक्ट नहीं कर सके और उन्हें भी लगा कि जियाओ यी बहुत घमंडी है। मॉर्टल रेन के 5वें और 6ठे टियर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और जियाओ यी शायद कुछ ट्रिक्स भी न झेल पाए तो और क्या बात करनी है। ऑर्डिनरी रेन के 6ठे लेयर के सामने सच के बारे में बात करना, क्या इसमें और खुद को गुस्सा दिलाने में कोई अंतर है? क्लैंसमैन ने अपना सिर हिलाया, जैसे उन्होंने जियाओ यी की हार देख ली हो। जियाओ जिमू और भी डायरेक्ट था। उसने आग घुमाने वाली छड़ी फिर से लॉन्च की, अपनी ताकत साबित करने के लिए एक्शन का इस्तेमाल करने का इरादा किया। जियाओ यी, तुम हार गए हो। जियाओ जिमू चिल्लाया, छड़ी से हमला किया। जियाओ यी ने डरे बिना ताना मारा। उसका शरीर अचानक एक फैंटम में बदल गया। इस सूरत में एक आग ने पूरे शरीर को घेर लिया। जियाओ जिमू की आग घुमाने वाली छड़ी बाहर निकली, जिसे इस फैंटम ने आसानी से बचा लिया। क्या हो रहा है? जियाओ जिमू चौंक गया और उसने बिना किसी बुराई पर यकीन किए जल्दी से आग घुमाने वाली छड़ी पर फिर से गोली चलाई, जिससे वह लगातार छड़ी की परछाई बन गई। हालांकि छड़ी की परछाई तेज थी, फिर भी वह भूत की परछाई को नहीं मार सकी। क्या बात है, यह क्या बकवास है? अजीब शरीर कबीले की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे हैरानी से भर गए। उनकी नजरों में जियाओ यी एक फुर्तीला आग का सांप बन गया था, जिसके पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी। क्या मुझे चक्कर आ रहा है? कुछ लोगों ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी, उस भूत को साफ देखने की कोशिश कर रहे थे। बस बात यह है कि वे इसे कैसे भी देखें, उन्हें कभी समझ नहीं आता। हाँ, जियाओ यी ने एक सांप जैसा आकार दिखाया, जो जिन और यी के 5 खास रूपों में से एक था। बाहर के लोग 5 खास रूपों और दिमागों की खूबसूरती को कैसे देख सकते हैं? इसके अलावा जियाओ यी ने आग के जानवर की लपटों को कंट्रोल करने के लिए अपनी मार्शल सोल पावर का इस्तेमाल किया। यह उसके ट्रम्प कार्ड में से एक है और यह एक ऐसा मूव भी है जो उसने पिछले 2 महीनों में सीखा है और खुशकिस्मती से जिंदगी के वुजुए और वुहुन पावर के साथ। लॉ खुद विस्फोटक है और आग को कंट्रोल करने वाला जानवर खुद लपटों को कंट्रोल करने में माहिर है। इस विस्फोटक आशीर्वाद से उसका सांप जैसा आकार ज्यादा लचीला, ज्यादा फुर्तीला, ज्यादा मायावी और धुंधला हो जाता है। इस समय जियाओ जिमू हमला करता रहा, लेकिन वह हर समय जियाओ यी को नहीं मार सका, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। जाहिर है उसका दायरा ज्यादा मजबूत था, लेकिन वह जियाओ यी के शरीर को छू भी नहीं सका। इस एहसास ने उसे पागल कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने इतनी तेजी से हमला किया, उसकी फिजिकल ताकत और असली एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो गई, जिससे उसे पसीना आ गया। आह धत तेरे की, क्या बात है? जियाओ जिमू ने दांत पीस लिए। यहाँ तक कि डीकन और यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी 5 मार्शल आर्ट्स को नहीं समझ पाए और उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं। क्यों, तुम थक गए हो? इस समय जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, अगर तुम थक गए हो तो मेरी बारी है। जैसे ही आवाज गिरी, जियाओ यी के कदम आगे बढ़े, एक फैंटम में बदल गया और अपनी जगह पर गायब हो गया। फैंटम में अभी भी एक तेज आग थी। एक झटके के साथ जियाओ जिमू बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सका और उसे पता भी नहीं चला कि जियाओ यी कैसे गायब हो गया। तेज रफ्तार, लोगों ने कहा। इसके अलावा जिस बात ने उन्हें और भी हैरान कर दिया वह यह थी कि उनकी नजरों में जियाओ यी आग से ढके एक चीते में बदल गया। चीता बहुत तेज रफ्तार से भागा। अब तुम्हारे अटैक करने का समय आ गया है, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। अचानक जियाओ जिमू के पीछे आ गया और उसे थप्पड़ मार दिया। शियाओ यी की हथेली में बाघ ही बाघ पैदा हो गए, मानो पहाड़ों और जंगलों में बाघों के दहाड़ने की आवाज आ रही हो। दहाड़। यह इलाके के लोग भी बहुत हैरान थे। उनकी नजरों में जियाओ यी फिर से बदल गया और एक खूंखार बाघ बन गया। बाघ पहाड़ से नीचे उतरा, जोर से डूबता हुआ। हथेली बाहर निकालने से धरती पहाड़ों को हिला देती है और पहाड़ कंपन की तरह हिल जाते हैं। एक धमाके के साथ जियाओ जिमू को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और वह सीधे जियाओ यी की हथेली से चौंक गया। वुहुन की ताकत को 5 मार्शल आर्ट्स के साथ मिलाने पर यह ताकत उतनी ही शक्तिशाली है। पफ, जियाओ जिमू ने खून की उल्टी की और सीधे दर्शकों के पास उड़ गया। जब वह जमीन पर गिरा तो वह पूरी तरह से बेहोश हो गया था और उसकी पीठ पर पहने कपड़े फटे हुए थे। तेज नजर वाले लोग साफ देख सकते हैं कि उसकी पीठ पर एक शानदार हथेली का निशान है जो आग से बुरी तरह जल गई है। जियाओ जिमू टॉप 5 सच में हार गया था और जियाओ यी ने सिर्फ 2 चालें चली। क्या यह पूरी जीत है? कबीले के लोगों के हाव भाव अब हैरान नहीं बल्कि हैरान, बहुत ज्यादा हैरान बताए जा सकते हैं। कोने के किनारे पर तीसरे बड़े जियाओ झोंग ने पुराने आंसुओं की एक बूंद बहाई। ठीक है, बहुत अच्छा, ये तुम आखिरकार बड़े हो गए हो। शुरुआत में जियाओ यी की देखभाल के लिए उसे सिर्फ पैट्रियार्क का सहारा था, लेकिन पैट्रियार्क कई सालों से गायब था। जियाओ यी को उसने अकेले ही पाला था और वह पहले से ही जियाओ यी को अपना मानता था। इतने सालों में वह घर के कामों में बिजी रहा है, आमतौर पर 5 बड़ों और दूसरों की छिपी हुई शर्मिंदगी से निपटता रहता है। साथ ही जियाओ यी की हर मुमकिन तरह से चिंता करता है और जब जियाओ यी बड़ा हो जाएगा तो उसकी जिंदगी के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऐसा हुआ कि जियाओ यी पहले एक कमजोर इंसान था और उसने एक ऐसे इंसान को जगाया था जिसने अपनी लड़ाकू आत्मा को छोड़ दिया था। कौन जानता है कि इतने सालों में उस पर कितना दबाव रहा है और उसने जियाओ यी के लिए कितना दिल तोड़ा है। परिवार के सबसे काबिल बच्चे पर जियाओ यी की जीत देखकर उसका मूड शब्दों से परे था। खुशी, राहत, गर्व, संतुष्टि, उसे पता नहीं था। उसके पास बस एक पुराना आंसू बेकाबू होकर छोड़ने का समय था। दूसरी तरफ 5वें एल्डर ने उसके हाथ में चाय का कप एक क्लिक की आवाज में तोड़ दिया और उसका चेहरा ठंडेपन और गुस्से से भर गया। जियाओ रूहान भी ठंडा लग रहा था। छोटा सा बेकार बच्चा इतना ताकतवर कब हो गया?
लानत है। मार्शल आर्ट्स स्टेज पर जियाओ यी हाथ में हाथ डाले खड़ा था। उसने दूसरे बच्चों को धीरे से देखा और कहा, और कौन मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टेज पर आना चाहता है। जिन बच्चों पर उसकी बेपरवाह नजर पड़ी थी, उन्होंने अपना सिर घुमा लिया, सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मॉर्टल रेन के टॉप रैंक वाले 6 गुना बच्चे भी चुप थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे कभी भी जियाओ जिमू को पूरी तरह से हरा नहीं पाएंगे, और जियाओ यी ने यह कर दिखाया, जिससे साबित हो गया कि जियाओ यी की ताकत उनसे बिल्कुल ऊपर है। अगर तुम फिर भी जियाओ यी से बात करने के लिए स्टेज पर गए तो तुम्हारी बेइज्जती ही होगी। रेफरी ने देखा और देखा कि किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसने जोर से कहा, यह लड़ाई यंग पैट्रियार्क जियाओ यी शिंग। रेफरी ने अपना टाइटल भी बदल दिया और यंग पैट्रियार्क को बुलाने की पहल की। तुम्हें पता है, जियाओ परिवार में कई सालों से कोई भी जियाओ यी को इतने इज्जतदार नाम से बुलाने को तैयार नहीं था। यह दुनिया ऐसी ही है, वो को इज्जत देते हुए जियाओ यी ने काफी ताकत, काफी टैलेंट दिखाया, इज्जत मिलेगी। जियाओ यी, अब तुम नीचे जा सकते हो, रेफरी ने खुशी से कहा। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जल्दी नहीं है। फिर जियाओ यी ने पास ही बड़ों की सीट की ओर देखा, जहां से बड़े और डीकन मुकाबला देख रहे थे। जियाओ रूहान भी वहीं 5वें बुजुर्ग के नीचे बैठा था। जियाओ रूहान, जियाओ यी ने गर्व से कहा, याद है हमारी शर्त, तुम हार गए थे। हार गए? जियाओ रूहान अपनी शर्त हार गए। इस बड़ी भीड़ में मौजूद सभी कबीले के लोगों के बीच यह युवा पीढ़ी का पहला व्यक्ति है जिसने पहली बार हार शब्द सुना है। चैप्टर 17 जियांटियन डैम। जियाओ रूहान, तुम हार गए। जब जियाओ यी ने यह कहा तो किसी ने मना नहीं किया और किसी ने नाराजगी नहीं जताई, क्योंकि अब जियाओ यी ने यह बात कहने के लिए काफी ताकत दिखाई है। हालांकि जियाओ यी एक छोड़ी हुई मार्शल आत्मा है, जियाओ रूहान एक ताकतवर हुआंग मार्शल आत्मा है। मार्शल स्पिरिट टैलेंट, जीनियस या वेस्ट का सबसे जरूरी इंडिकेटर है। यह सब मार्शल स्पिरिट की ताकत पर निर्भर करता है। हालांकि इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज ताकत है, और ताकत ही सभी अधिकारों का सोर्स है। आखिरकार टैलेंट कितना भी अच्छा क्यों न हो, बिना ग्रोथ के अंडों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ताकत असली है। बुजुर्गों की टेबल पर 5 बुजुर्ग उदास दिख रहे थे और उनके दिल में नफरत थी। धत तेरे की, जियाओ यी ने असल में जियाओ जिमू को हरा दिया। इस तरह मेरा प्लान पूरी तरह से खराब हो गया। जियाओ रूहान भी बदसूरत था, 5वें बुजुर्ग से मदद मांग रहा था। 5वें एल्डर ने सिर हिलाया और उसे राहत महसूस करने का इशारा किया। तुरंत 5वें एल्डर खड़े हुए और जोर से कहा, जियाओ यी, कबीले का मुकाबला खत्म हो गया है, तुम नीचे जा सकते हो। इसके बाद उसने अपने बगल में खड़े दूसरे एल्डर्स को देखा और कहा, एल्डर्स, जियोंग गुफा खोलने का समय हो गया है, चलो चलते हैं। उसने जल्दी से इस झंझट को खत्म करने और जियाओ यी को बोलने का मौका न देने का प्लान बनाया। जियाओ यी के पास इससे निपटने का अपना तरीका है, और उसने भी जोर से कहा, क्यों 5 एल्डर्स, क्या तुम चालें चलना चाहते हो? उसने इतनी जोर से कहा कि 5वें एल्डर को बेशर्मी हो गई, और 5वें एल्डर अब अतीत को स्पष्ट रूप से टाल नहीं सकते थे और उन्हें खुद से एक गंभीर बातचीत करनी होगी। 5वें एल्डर ने भौहें चढ़ाई और कहा, जियाओ यी, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यह मत सोचो कि तुम यंग पैट्रियार्क हो और तुम अपनी मर्जी से एल्डर्स की बुराई कर सकते हो। सावधान रहो, मैं तुम्हें एल्डर्स का सम्मान न करने के लिए सजा देता हूँ। इस बूढ़े लोमड़ी ने तुरंत जियाओ यी पर बड़ों की बेइज्जती करने का इल्जाम लगाया। जियाओ यी डरा नहीं और बोला, 5वें एल्डर, जियाओ रूहान और मेरे बीच आधे महीने पहले हुई शर्त के बारे में सबको पता है। जियोंग गुफा बाद में खोलना, और प्लीज अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, उसे मुश्किल में मत घुसने देना। हाँ, जियाओ यी की मजाकिया बातें सुनकर लोग जोर से हंस पड़े। तुम 5वें एल्डर का चेहरा काला पड़ गया और चिल्लाया, जियाओ यी, तुम जूनियर्स के बीच की शर्त बस एक छोटा सा मजाक है और यह सच नहीं है। 5वें एल्डर ने अपनी आवाज तेज कर दी और जियाओ यी को डराने के लिए उस पर दबाव डालने की कोशिश की। जियाओ यी को डर नहीं लगा और उसने पूछा, क्या यह सच होना चाहिए? यह शर्त आधे महीने पहले चैंबर ऑफ कॉमर्स में बड़ों और डीकन के सामने लगी थी। अगर तुम्हें लगता है कि यह सच नहीं है, तो क्या इसका मतलब हम नहीं हैं? जियाओ परिवार का चैंबर तो बस बच्चों के खेलने की जगह है। हम 5वें एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा, जैसे दिल में कोई जवाबी उपाय सोच रहे हो। उन्होंने जोर से कहा, जियाओ यी, तुम्हें लगता है कि तुम इसे सीरियसली ले सकते हो? खैर, अब सभी लोगों के सामने मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह की बकवास शर्त कौन सच होगा? जैसे ही 5वें एल्डर ने कहा, उनकी रौबदार नजरों ने सभी लोगों को देखा। उसी समय 7वें, 8वें और 9वें एल्डर सभी उनके पास खड़े हो गए। चारों एल्डर ने एक साथ दबाव डाला और कबीले के सभी सदस्य चुप हो गए। 5वें एल्डर ने जीत की मुस्कान दी। उसे बहुत पहले से उम्मीद थी कि कोई भी उसे और बाकी 3 एल्डर्स को एक शर्त की वजह से खुलेआम चैलेंज नहीं करेगा, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। अचानक एक शानदार आवाज आई, मैं इसे सीरियसली लेता हूँ। यह आवाज ऑडियंस में गूंज गई, सबके कानों तक पहुंची। हाँ, 5वें एल्डर का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। यह देखने की सोच रहा था कि उसके सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत कौन करता है। तुम किस तरह की चीज हो? 5वें एल्डर ने अचानक डांटा, क्योंकि उसका एल्डर जियाओ परिवार में सभी को डांटने के लिए काफी था। हालांकि जब उसने आने वाले इंसान को देखा तो उसने तुरंत अपनी बातें रोक दी। यहाँ जो आदमी है वह सफेद दाढ़ी और बालों वाला एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन वह एनर्जी से भरा हुआ है और उसकी भौहें गलियारों में चमक रही हैं। वह साफ तौर पर बहुत खास है। दूसरे एल्डर को देखो, सभी क्लैन के लोगों ने अचानक इज्जत से सिर झुकाया। दूसरे एल्डर्स और डीकन भी थोड़ा झुके। हाँ, यहाँ जो आदमी है वह दूसरा बुजुर्ग है जो कभी वहां नहीं आया। शियाओ परिवार के 9 बुजुर्गों में आमतौर पर जो लोग परिवार की पावर को कंट्रोल करते हैं और परिवार में जरूरी मामलों पर बात करते हैं, वे बात के साथ बुजुर्ग हैं। जहां तक बड़े बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग की बात है, वे दोनों परिवार में सीनियर हैं। उनकी सीनियरिटी सबसे ज्यादा है, दूसरे बुजुर्गों से एक पीढ़ी ऊपर। वे बहुत बूढ़े हैं, इसलिए वे कबीले के लोगों के सामने बहुत कम आते हैं और उन्हें परिवार में ताकझांक करने वालों की परवाह नहीं है। बुजुर्गों की पिछली मीटिंग में और आज के परिवार के कंपटीशन में उनमें से कोई भी नहीं आया। बड़ा बुजुर्ग परिवार में अकेला तीसरे दर्जे का अल्केमिस्ट है और वह खुद बहुत बिजी रहता है, इसलिए जाहिर है कि उसके पास दूसरी चीजों का ध्यान रखने के लिए कोई खाली समय नहीं होता। और ये दोनों बुजुर्ग मार्शल बेवकूफ हैं, साधना में डूबे रहते हैं और बहुत कम दिखाई देते हैं। साथ ही वह आज भी परिवार का सबसे ताकतवर आदमी है, इनेट में नोटियर का मार्शल आर्टिस्ट। रेन गुफा के गहरे रेल में एक मार्शल आर्टिस्ट से बस एक कदम दूर। इसलिए भले ही दूसरा एल्डर आमतौर पर पावर में न हो, फिर भी उसकी सीनियरिटी यहाँ ताकत रखती है और उसकी इज्जत दूसरे एल्डर से बहुत ज्यादा है। अगर 7 एल्डर्स मिलकर फैसला भी कर लें तो भी वह इसे उखाड़ फेंक सकता है। दूसरे एल्डर ने पहले जियाओ यी को तारीफ भरी नजरों से देखा, फिर अपनी शानदार नजरों से जियाओ रूहान और 5वें एल्डर को देखा। मैंने कहा था कि यह मामला सीरियस है, क्या तुम्हारी कोई राय है? दूसरे एल्डर ने इज्जत से पूछा।
पांचवें एल्डर ने जल्दी और इज्जत से कहा, हिम्मत मत करो, क्योंकि यह दूसरे एल्डर का फैसला है, तो जाहिर है मेरी कोई राय नहीं है। दूसरे एल्डर कभी बड़े एल्डर्स के मार्शल आर्ट ज्ञान के टीचर और जियाओ यी के पिता थे, और उन्होंने पूछा। पांचवें एल्डर ने एक भी पादने की हिम्मत नहीं की। हाँ, अगर तुम्हारी कोई राय नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे बुजुर्ग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मैंने शर्त के बारे में सुना है। हालांकि यह जूनियर्स के बीच की शर्त है, लेकिन वे दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर अगर तुम नाकामी का नतीजा भुगतने की हिम्मत भी नहीं करते तो मार्शल आर्टिस्ट होने की क्या काबिलियत है। एक योद्धा अगर उसका दिल मजबूत और अटल न हो तो वह इस छोटी सी बात का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह भविष्य में मार्शल आर्ट्स की मुश्किल राह पर कैसे कामयाब हो सकता है। भले ही तुम मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बात न करो, तुम बस कहो और इस पर यकीन न करो, तुम मेरे जियाओ परिवार के वंशज होने के लायक नहीं हो। दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। हाँ, पांचवें बुजुर्ग ने इज्जत से सिर हिलाया और फिर शर्माते हुए कहा, लेकिन दूसरे बुजुर्ग, आप यह भी जानते हैं कि रूहान परिवार का सबसे टैलेंटेड बच्चा है, मौत के लोग का 7वां टियर का साधना बेस पूरे परिवार में सबसे ऊपर है, और वह हुआंगरैंग की मार्शल आत्मा है। अगर उसे जियोन गुफा में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं मिली तो वह अपनी जान गंवा देगा। यह दूसरे बुजुर्ग चुप हो गए। जाहिर है कि उन्हें परिवार के बच्चों की कमी महसूस नहीं हुई होगी। इस समय जियाओ यी ने जोर से कहा, पांचवें बुजुर्ग, जियाओ रूहान के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जियोन गुफा में जाना नामुमकिन नहीं है। इसके लिए बराबर कीमत चुकानी होगी। तो जब तक आप बराबर कीमत देते हैं, आप जियाओ रूहान को इस जगह के बदले में दे सकते हैं। जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए कहा। बराबर कीमत। दूसरे बुजुर्ग ने जियाओ यी को देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है। जियाओ यी ने जवाब दिया, यह बहुत आसान है, 10,000 टैल। 10,000 टैल से इस जगह को वापस खरीद लो। पांचवें बुजुर्ग को तुरंत गुस्सा आया और उसने कहा, जियाओ यी, ज्यादा मत बोलो। परिवार में बूढ़े आदमी की महीने की सैलरी सिर्फ कुछ 100 टैल है, तो मैं तुम्हें 10,000 टैल कैसे दे सकता हूँ। जियाओ यी ने बेपरवाही से कहा, यह तुम्हारा काम है, अगर तुम्हारे पास काफी पैसे नहीं हैं तो पेमेंट के लिए चीजें ले लो। मुझे लगता है कि जियोन गुफा में अंदर जाने का इतना कीमती मौका 10,000 टैल के लायक है। यह इसके लायक है, बिल्कुल। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, यही तो है। पांचवां बुजुर्ग तुरंत रो पड़ा, लेकिन वह सच में दूसरे बुजुर्ग के फैसले पर कोई एतराज नहीं कर सका। जियाओ यी, 5,000 टैल प्लस 3 कंजेनिटल पिल्स और 10 एक्वायर्ड पिल्स, क्या यह मुमकिन है। पांचवां बुजुर्ग सिर्फ धीमी आवाज में पूछ सका। जियोन गुफा में जाकर खेती करना जियाओ रूहान के लिए सबसे जरूरी है, और पांचों बुजुर्गों के पास कोई चारा नहीं है। जियाओ यी ने मुंह बनाया और कहा, 5,000 टैल, साथ में 5 जन्मजात गोलियां और 20 हासिल की हुई गोलियां। 5 जन्मजात गोलियां, 20 हासिल की हुई गोलियां। पांचवें बुजुर्ग ने आंखें चौड़ी करके देखा और फिर गर्जा, जियाओ यी, तुम इन्हें ले ही लो। दूसरे बुजुर्ग ने भी 2 बार खांसा और कहा, जियाओ यी, नासमझी मत करो। चलो करते हैं, 5,000 टैल, साथ में 3 जन्मजात गोलियां और 15 हासिल की हुई गोलियां। जियाओ यी मुस्कुराई और बोली, चूंकि दूसरे बुजुर्ग ने फैसला कर लिया है, इसलिए मेरी कोई राय नहीं है। दूसरे बुजुर्ग जी, पांचवें बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग के शुक्रगुजार थे, लेकिन जियाओ यी की तरफ उनकी नजरें अब भी गुस्से से भरी थीं। ठीक है, दूसरे बुजुर्ग ने शान से कहा, चूंकि मामला सुलझ गया है तो चलो जियोन गुफा खोलते हैं। यह परिवार का एक बड़ा इवेंट है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, बुजुर्गों ने एक साथ जवाब दिया। चैप्टर 18 मॉन्स्टर स्टैच्यू। जियाओ परिवार की हवेली के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद जियोन गुफा पूरे साल परिवार के मजबूत सदस्यों का घर है और बाहरी लोग अंदर नहीं आना चाहते। जियाओ परिवार के बच्चे भी हफ्ते के दिनों में पास नहीं जा सकते। जब जियोन गुफा से कुछ दूरी बची थी तो सभी कबीले के लोग और यहाँ तक कि बड़े और डीकन भी रुक गए और सिर्फ वही बच्चे आगे बढ़ सके जिन्हें ट्रेनिंग कोटा मिला था। जियाओ यी, जियोन रूहान, जियोन जिमू और जियोन जुआंग समेत 10 लोग कबीले की उम्मीद भरी नजरों के नीचे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। वे जियोन परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे बेहतरीन बच्चों को दिखाते हैं, वे ही योद्धा होंगे जो भविष्य में जियोन परिवार की बागडोर संभालेंगे। सभी कबीले के लोगों ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, इस उम्मीद में कि वे जियोन गुफा में कुछ हासिल कर सकें। एक व्यक्ति को छोड़कर 5 बड़े। जहरीली नजर जो बहुत छिपी हुई थी जियाओ यी की पीठ को घूर रही थी। छोटी सी बर्बादी, तो तुम्हें किस बात का घमंड है। जब तक मेरा प्लान खराब नहीं होता, जब मेरा बेटा रूहान जियोन गुफा से बाहर आएगा तो वह तुम्हें जियाओ परिवार से पूरी तरह मिटा देगा। पांचों बड़ों ने बहुत पहले ही एक खतरनाक प्लान बना लिया था। दूसरी तरफ जियाओ रूहान, जो जियाओ यी और दूसरे बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा था, उसने भी जियाओ यी को चुपके से गर्व से घूरा। हाँ, आज तुम्हें ब्लॉकबस्टर क्यों न बना दूं। मैंने बहुत समय से ऑर्डिनरी दायरे की 7वीं लेयर में कदम रखा है और ऑर्डिनरी को तोड़ पाऊंगा। दायरे की 8वीं लेयर पर मैंने जियाओन गुफा में 10 दिनों तक साधना की है और मेरे पास हासिल किए गए दायरे में जाने का अच्छा मौका है। फिर तुम्हारी मौत का समय आएगा। जियोन गुफा हर 3 साल में एक बार खोली जाती है और हर बार परिवार के बच्चे जो प्रैक्टिस करने जाते हैं वे अपनी साधना का बेस बहुत बढ़ा लेते हैं और कुछ बार कूदना नामुमकिन नहीं है। जियाओ यी ने ध्यान से जियाओ रूहान की आंखों में देखा और अपने पीछे उसकी तीखी नजर भी महसूस की, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बेपरवाही से मुस्कुराया। ये धोखेबाज बाप बेटे एक बुरा आइडिया सोच रहे हैं, जियाओ यी ने चुपके से कहा। अगर पहले जियाओ यी होते तो वे पक्का बहुत पहले ही इसका ध्यान रख लेते, लेकिन अब जियाओ यी, वे उन्हें सिर्फ एक जोकर समझते हैं। हाँ, जियाओ यी अचानक रुका, उसकी आंखें दूर टिक गईं। वहां एक बहुत बड़ी मूर्ति है, पूरी लाल और असली जैसी। सिर्फ देखने पर यह एक अनजान राक्षस लग रहा था, कुछ शेर जैसा, लेकिन यह उससे भी बड़ा था, जिसके सिर पर एक डरावना सींग और पीठ पर लंबे पंख थे। पूरे जियाओ परिवार में किसी को भी इस मॉन्स्टर स्टैचू का नाम नहीं पता था। मुझे बस इतना पता है कि इसे जियाओ परिवार के पुरखों ने 100 साल पहले यहाँ रखा था। यह तब से है जब जियाओ परिवार ने जियोन सिटी में एक कबीला बनाया था। शियाओ परिवार का हर बच्चा मार्शल सोल को जगाने से पहले इसे देखने यहाँ आता था। मार्शल आर्टिस्ट की जागी हुई मार्शल सोल इस दुनिया की हर चीज से आती है। जब कोई योद्धा छोटा होता है तो वह आमतौर पर अलग अलग चीजों को देखता है, अपनी आंखों को अपने दिल पर उकेरता है और भगवान से अपने दिल की बात कहता है। मार्शल आर्टिस्ट ऐसी चीजों के बारे में जितना ज्यादा महसूस करता है, उसकी छाप उतनी ही गहरी होती है और वह इस मार्शल सोल को उतना ही ज्यादा जगा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पूरे साल घास के एक टुकड़े को देखने जाते हैं तो आप घास की मार्शल स्पिरिट को जगाएंगे। पूरे साल तलवार को देखने से उसने तलवार की स्पिरिट को जगाया। जाहिर है कई बड़े परिवार या सेक्ट, संप्रदाय वगैरह अपने छोटे बच्चों के लिए पूरे साल देखने के लिए एक काफी शक्तिशाली चीज तैयार करेंगे। यही बात जियाओ परिवार पर भी लागू होती है। कहा जाता है कि जियाओ परिवार में सबसे कीमती चीज यह मूर्ति है, लेकिन जितनी ज्यादा ताकतवर और एडवांस्ड चीजें होती हैं, उन्हें जगाना उतना ही मुश्किल होता है।
उदाहरण के लिए एक बेमिसाल दिव्य तलवार, एक कम टैलेंटेड तलवार शायद सिर्फ एक ज्यादा तेज तलवार को ही जगा पाएगी, इससे भी बुरा सबसे आम लोहे की तलवार को जगा पाएगी। बेशक बहुत ज्यादा टैलेंट वाले लोग भी होंगे जो ज्यादा ताकतवर तलवार वाली मार्शल आर्ट आत्माओं को जगाएंगे। यही बात जियाओ परिवार पर भी लागू होती है। इस मॉन्स्टर मूर्ति की आत्मा को आज तक किसी ने नहीं जगाया है, और जाहिर है इस मूर्ति का मॉन्स्टर जानवर आग के गुणों वाला एक मॉन्स्टर है। इसलिए जियाओ परिवार में लगभग सभी की जागी हुई आत्माएं आग के गुणों से जुड़ी हैं। जियाओ रूहान का फायर क्लाउड पाइथन, जियाओ शी का फायर वुल्फ, जियाओ जिंगयान का व्हाइट फायर बुल वगैरह। लेकिन जियाओ यी की क्वालिफिकेशन बहुत कम थी और उसने सबसे बेकार आग को कंट्रोल करने वाले जानवर को जगाया। जियाओ यी ने अपने होंठ सिकोड़े और चुपके से कहा, अगर मैं कुछ साल पहले यहाँ से गुजरा होता तो शायद मैं इस मूर्ति में दिखाए गए राक्षस जानवर की आत्मा को जगा पाता। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि यह राक्षस जानवर क्या है और कितना ताकतवर है। जैसे ही उसे यह ख्याल आया, उसका शरीर अचानक कांप गया और अचानक एक अजीब सा संकट पैदा हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई बेमिसाल जानवर उसे घूर रहा हो, उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया हो, हिल भी नहीं पा रहा हो। ऐसा लगा जैसे उसने उस राक्षस मूर्ति की कांसे जैसी आकर्षक आंखें देखी हो। घंटी उसे कसकर घूर रही थी, उसका दिमाग निगलने की कोशिश कर रही थी। वह बेबस और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसने पाया कि इस एहसास के नीचे स्वाभाविक रूप से कोई विरोध नहीं था। अचानक उसके शरीर में एक और बेचैनी हुई और बिंगलवान तलवार की मार्शल आत्मा तेजी से चमक उठी और एक तेज और कभी न खत्म होने वाली आभा ने उसके शरीर को घेर लिया। बिंगलवान जियान की सांस आने के बाद संकट की भावना तुरंत कम हो गई और उसका शरीर सामान्य हो गया। क्या बात है, भ्रम। जियाओ यी ने दांत पीसकर देखा और पाया कि उसकी पीठ पर कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। इससे पहले कि जियाओ यी को समस्या के बारे में सोचने का समय मिलता, उसे एक कर्कश आवाज ने टोका, जियाओ यी तुम हैरान होकर क्या कर रहे हो, रुको। ओह ठीक है, जियाओ यी हैरान रह गया और जल्दी से उसके पीछे चला गया। अभी जियाओ जुआंग ने उसे फोन किया था। जियाओ यी कुछ दिन पहले जो हुआ उसके लिए थैंक यू। जियाओ जुआंग जियाओ यी के पास गया और फुसफुसाया, कुछ नहीं, थैंक यू मत बोलो। जियाओ यी ने कंधे उचका दिए। जियाओ यी को कुछ समय पहले ही पता चला कि जिस छोटे बच्चे को उस दिन जियाओ जी और जियाओ शी ने परेशान किया था, वह जियाओ जुआंग का छोटा भाई निकला। जियाओ जुआंग, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, हट्टा-कट्टा और लंबा है और गाय जैसा दिखता है। उसने सिर हिलाया और कहा, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। यह तुम पर है, जियाओ यी ने हल्के से जवाब दिया। कुछ मिनटों के बाद आखिरकार सब लोग जियुन गुफा में आ गए और इस समय दूसरा बुजुर्ग पहले से ही यहाँ सबका इंतजार कर रहा था। जिसे जियुन गुफा कहते हैं, वह असल में सेंटर में एक मॉन्स्टर स्टैचू से ज्यादा कुछ नहीं है और फिर कई 100 मीटर के रेडियस वाला एक एरिया है। आमतौर पर परिवार के छोटे बच्चे अगर देख भी रहे हों तो भी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रह सकते हैं। सिर्फ जब जियुन गुफा हर 3 साल में एक बार खुलती है तो कोटा वाले बच्चे इन सैकड़ों मीटर के पास जा पाते हैं। सभी बच्चे ऑर्डर सुनते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं बिना किसी बकवास के। दूसरे बड़े ने सीधे शान से पी लिया। एक ही समय में 10 बच्चे आगे बढ़ते हैं। जब यह कदम उठाया गया तो जियाओ यी ने तुरंत हैरानी से देखा, क्योंकि उसके आसपास का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जाहिर है मैं महसूस कर सकता था कि उसके आसपास का ऑरा इतना ज्यादा मजबूत है कि डरावने पॉइंट तक पहुंच गया है। उसके आसपास का ऑरा बाहर से 10 गुना ज्यादा मजबूत था। आपको इसे खुद एब्जॉर्ब करने की भी जरूरत नहीं है, आसपास का ऑरा अपने आप शरीर में भर गया है। जरूर यह साधना के लिए एक बेहतरीन जगह है, जियाओ यी ने हैरानी से कहा। इसके अलावा यह सबसे शुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी का ऑरा है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है और कोई चिंता नहीं है। यह गोली निगलने से कहीं बेहतर है। शियाओ यी ने मुड़कर पीछे देखा और दूसरा बुजुर्ग उनसे एक कदम पीछे खड़ा था। जाहिर है यह सिर्फ एक कदम दूर है और आसपास का माहौल बहुत बदल गया है। शियाओ यी ने अंदाजा लगाया कि यहाँ जरूर कोई ताकतवर ताकत होगी जो कुछ 100 मीटर के अंदर ही इस शानदार ऑरा को रोक रही होगी ताकि यह ऑरा बाहर न निकले, भले ही यह एक कदम लीक हो रहा हो। इस समय एक कदम दूर खड़े दूसरे बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, अच्छी तरह सुनो, शियाओ परिवार की मूर्ति पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तुम जितने पास जाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। 50 कदम के अंदर तुम सबसे ज्यादा लिमिट झेलोगे। 50 कदम के बाद हासिल की हुई दुनिया भी बर्दाश्त नहीं होती। याद रखना, कोई भी 50 कदम से ज्यादा नहीं चल सकता, नहीं तो जान को खतरा होगा। दूसरे बुजुर्ग की बात मानो। 10 बच्चों ने इज्जत से जवाब दिया। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और सीरियस इंस्ट्रक्शन के बाद वह कुछ कदम पीछे हटे, पालथी मारकर बैठ गए और प्रैक्टिस करने लगे। यह सच में एक मार्शल इडियट है और प्रैक्टिस में कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सब लोग आगे बढ़ने लगे। वे मूर्ति के जितने करीब होते उतना ही ज्यादा जोर लगता, लेकिन उनमें उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती और जाहिर है वे उतनी ही तेजी से प्रैक्टिस करते। बेशक जब तक दूरी 50 कदम से कम है कोई खतरा नहीं है। नियमों के हिसाब से जियाओ यी सबसे आगे चला और ठीक 50 कदम पर रुक गया। 5 कदम के बाद जियाओ रूहान था। उसके बाद फैमिली कंपटीशन की रैंकिंग के हिसाब से तय होता है। 50 कदम की रेंज में 10 लोगों ने हर व्यक्ति के लिए 5 कदम के हिसाब से प्रैक्टिस शुरू कर दी। 5 कदम की दूरी बस इतनी होती है कि एक दूसरे की साधना पर एक दूसरे का असर नहीं पड़ेगा, नहीं यह दूसरों के पास की स्पिरिचुअल एनर्जी को छीनकर दूसरों की साधना पर असर डालेगी। जियाओ रूहान ने अपने सामने जियाओ यी की पीठ देखी, नफरत से दांत पीसे। जियाओ यी की पोजीशन सबसे मजबूत स्पिरिचुअल एनर्जी और सबसे तेज कल्टीवेशन वाली पोजीशन थी, उसे नेचुरली जलन हो रही थी। जियाओ यी ने नेचुरली उसकी नजर महसूस की, लेकिन उसे पकड़ने में बहुत आलस आया। अब सबसे जरूरी बात है जल्दी से कल्टीवेशन करना और कल्टीवेशन को मजबूत करना। शरीर में डुअल मार्शल स्पिरिट्स के एब्जॉर्प्शन के तहत आसपास का ऑरा आसमान में फैल गया। खास बिंगलुआन तलवार की भयानक एब्जॉर्बेशन स्पीड को देखते हुए जियाओ यी को तुरंत लगा कि उसकी कल्टीवेशन बेस बहुत तेजी से बढ़ रही है। चैप्टर 19 मौत के लोक की 9 लेयर्स को पार करना। स्वर्ग और धरती की शानदार आभा उसके शरीर में भर गई और जियाओ यी अपनी साधना में डूब गया। रात में जियाओ यी को अपने शरीर में ताकत का एक झोंका महसूस हुआ। वह जानता था कि यह एक सफलता की शुरुआत थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। मौत के लोक के 6 लेवल हैं, इतनी तेजी से जियाओ यी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। आखिर उसने कुछ दिन पहले ही मौत के लोक के 5वें लेवल को पार किया था। मौत के लोक की 6ठी लेयर एक बड़ा बदलाव है जो 5वीं लेयर की सच्ची क्यूई से 5 या 6 गुना ज्यादा अलग है और आगे बढ़ने के लिए जरूरी आभा और पल भी बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन अब जियुन गुफा में शानदार आभा के साथ वह एक दिन में आगे बढ़ गया और स्पीड भी खराब नहीं है। थोड़ी देर बाद जियाओ यी ने अचानक अपनी आंखें फिर से खोली और थोड़ा मुंह बनाया।
50 कदम के अंदर साधना की स्पीड इतनी तेज है, अगर तुम और आगे बढ़ो तो क्या स्पीड और तेज नहीं हो जाएगी, जियाओ यी ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगर तुम और आगे बढ़ोगे तो जबरदस्ती एक मॉर्टल रेन योद्धा के सहने से ज्यादा होगी, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। अगर यह कोई और होता तो यह मामला पक्का उलझता नहीं, क्योंकि दूसरे बुजुर्ग ने पहले ही सीरियसली कहा था कि 50 कदम से ज्यादा चलना जानलेवा होगा, इसलिए कोई भी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि जियाओ यी हमेशा से एक हिम्मत वाला और बेमन वाला इंसान रहा है। वह खड़ा हुआ और हिचकिचाते हुए एक पैर आगे बढ़ाया। अपने बाएं पैर से 50 कदम दूर ही एक पल में बाएं पैर पर एक भारी पत्थर की तरह बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। खुशकिस्मती से यह दबाव मेरे बर्दाश्त के अंदर है, जियाओ यी ने मन ही मन कहा। असल में 50 कदम की दूरी परिवार के बुजुर्गों के सालों के सर्वे का नतीजा है। यह दूरी न सिर्फ परिवार के बच्चों को दबाव झेलने देती है, बल्कि बच्चों को मन की शांति से प्रैक्टिस करने में भी मदद करती है। जब यह इस रेंज से ज्यादा हो जाती है तो भले ही परिवार के बच्चे दबाव मुश्किल से झेल पाते हों, लोगों के लिए शांत होना मुश्किल हो जाता है। मन की शांति से प्रैक्टिस करना तो दूर की बात है, लेकिन जियाओ यी का दिमाग बेहतर है। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, कितनी भी दखलंदाजी हो, वह अपने दिमाग को स्थिर कर सकता है और जल्दी से साधना की हालत में आ सकता है, जो दूसरों पर उसका फायदा है। कई मामलों में योद्धा का दिमाग दूसरी कई चीजों से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। उसी समय पास में ही दूसरे बुजुर्ग ने अचानक अपनी आंखें खोली और जियाओ यी को ध्यान से देखा। दूसरे परिवारों के बच्चे मन की शांति से साधना कर रहे थे और उन्हें जियाओ यी की अजीब हरकतें नहीं लगी। ऐसा लग रहा था कि दूसरा बुजुर्ग साधना कर रहा है, लेकिन असल में वह सभी बच्चों की हालत देख रहा था। यह बच्चा क्या करना चाहता है, दूसरे बुजुर्ग ने मुंह बनाया। जब उसने जियाओ यी को आगे बढ़ते देखा तो वह अचानक परेशान हो गया। बेवकूफ लड़के, क्या तुम मरना नहीं चाहते? उसकी पिछली चेतावनी मजाक नहीं थी। जियाओ यी के लगभग 5 कदम चलने के बाद उसका ऑरा और मजबूत हो गया, लेकिन प्रेशर पहले से 10 गुना ज्यादा था। यहां जबरदस्ती तो हासिल किए हुए दायरे के मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। यही बात जियाओ यी पर भी लागू होती है, जिसका दिमाग उसके दिमाग का होता है और उसका शरीर उसे सह नहीं पाता। पफ, बहुत प्रेशर है। जियाओ यी के मुंह से खून की एक धार बह निकली। लगता है हम अब और आगे नहीं बढ़ सकते, जियाओ यी ने दांत पीस लिए। हालांकि जैसे ही उसे यह ख्याल आया, उसके शरीर में बिंदलवान तलवार फिर से हिल गई और तेज ऑरा ने एक बार फिर उसके शरीर को घेर लिया। यह सांस असल में सीधे प्रेशर को कम करती है, जिससे उसका शरीर बहुत रिलैक्स हो जाता है। जियाओ यी मुस्कुराया, यह जानते हुए कि यह उसके शरीर में बिंगलुआन स्वॉर्ड मार्शल सोल का योगदान था, और तुरंत फिर से आगे बढ़ गया। जरूर बिंगलुआन स्वॉर्ड की तेज आभा की मदद से वह लगातार 100 से ज्यादा कदम चला, और जब वह मॉन्स्टर स्टैचू के पास गया तो उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। और यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आभा की समृद्धि एक डरावने लेवल पर पहुंच गई, जो पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत थी। जियाओ यी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और प्रैक्टिस करने लगा। दूसरी तरफ दूसरा बुजुर्ग खाली आंखों से देख रहा था, मन ही मन चुप था। शुरू में उसे डर था कि जियाओ यी खतरे में पड़ जाएगा, और उसने जियाओ यी को जबरदस्ती बाहर निकालने का प्लान बनाया। लेकिन जब जियाओ यी एक एक करके मॉन्स्टर स्टैचू के पास पहुंचा और इतना रिलैक्स्ड दिखा, तो उसने कुछ देर के लिए अपने विचार छोड़ दिए। जब उसने आखिरकार जियाओ यी को प्रैक्टिस करने के लिए मॉन्स्टर स्टैचू के ठीक सामने बैठे देखा, तो वह सांस रोके बिना नहीं रह सका। उसे ठीक ठीक पता था कि वहां कितना जबरदस्ती का माहौल था। मॉन्स्टर स्टैचू के सामने इनेट मार्शल आर्टिस्ट भी खड़ा नहीं हो सकता था। सिर्फ उसकी इनेट 9 लेयर्स ही उस जबरदस्ती का मुश्किल से सामना कर सकती थी। यह बच्चा क्या हो रहा है? क्या जबरदस्ती का उस पर कोई असर नहीं होता? भूल जाओ, जब तक वह खतरे में न हो। दूसरे एल्डर ने जियाओ यी की तरफ देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और परवाह नहीं की। पहाड़ों में तथाकथित 9 ईयर्स, आपको पता नहीं होता कि कब प्रैक्टिस करनी है। एक भी मेयाद की तीली में 9वां दिन आ गया है। दूसरे दिन जियाओ यी का कल्टीवेशन बेस बिना किसी वार्निंग के मॉर्टल लोक के 7वें लेवल पर पहुंच गया। मॉन्स्टर स्टैचू के सबसे पास वाली जगह पर कल्टीवेशन की स्पीड सच में डरावनी है। लेकिन जैसे जैसे पीछे की तरफ जाते हैं, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और मुश्किल होती जाती है। 5वें दिन उसकी कल्टीवेशन मॉर्टल लोक की 8वीं लेयर पर पहुंचने लायक थी। अब 9वें दिन कल्टीवेशन बेस 9वें मॉर्टल लोक में पहुंच गया, बस एक कदम दूर हासिल किया हुआ लोक था। बस आखिरी दिन बचा है, जल्दी करो और प्रैक्टिस करो। जियाओ यी ने अपनी आंखें खोली और थोड़ी देर आराम किया, फिर से चुपचाप प्रैक्टिस करने का इरादा किया। अचानक उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे जियाओ रूहान को देखा। दूसरे बच्चे कल्टीवेशन के दौरान शांत और बिना किसी रुकावट के रहते हैं, वह बेहतर है, हमेशा हर तरह की छोटी मोटी हरकतें करता रहता है। लेकिन यह उसका कैरेक्टर था जिसने जियाओ रूहान की अभी की सिचुएशन का पता लगाया। सांस ऊपर नीचे हो रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी शरीर में खींची जा रही है और कल्टीवेशन बेस ऊपर नहीं उठ रहा है। अच्छे दोस्त जियाओ रूहान, यह बच्चा असल में क्यूई डैन को कंडेंस कर रहा है। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। हाँ, वहां जियाओ रूहान क्यूई पिल को कंडेंस कर रहा है। लेकिन उसने जियाओ यी जितनी तेजी से प्रैक्टिस नहीं की। उसकी जगह मॉन्स्टर स्टैचू से 50 कदम के अंदर थी, बहुत दूर, और स्पिरिचुअल एनर्जी का कंसंट्रेशन भी बहुत कम था। उसे ऑर्डिनरी रेन की 7वीं लेयर में आए हुए बहुत समय हो गया है। भले ही वह जियोन गुफा में कल्टीवेशन न कर रहा हो, उसे ऑर्डिनरी रेन की 8वीं लेयर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस दिन उसने पहली बार जियोन गुफा में एंट्री की, वह मॉर्टल रेन की 8वीं लेयर तक पहुंच गया। आज तक वह सिर्फ ऑर्डिनरी रेन की 9 लेयर तक ही पहुंच पाया था। अब जब सिर्फ एक दिन बचा है, तो जाहिर है कि उसने जियोन गुफा की शानदार आभा के साथ क्यूई पिल को गाढ़ा करने की जल्दी की। दूसरी तरफ जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, मैं क्यूई पिल को गाढ़ा करके परसों तक काम चलाना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें वह नहीं करने दूंगा जो तुम करना चाहते हो। इतनी बार मेरा हिसाब लगाने के बाद अब तुम्हें चुकाने की बारी मेरी है। आखिरकार जियाओ यी मजबूती से खड़ा हुआ और वापस चला गया। दूर दूसरे बुजुर्ग ने फिर से अपनी आंखें खोली और जियाओ यी को देखा। यह बच्चा क्या बकवास कर रहा है? मैं तो बस साधना करता हूं, इसलिए मैं हमेशा घूमता रहता हूं। जब उसने जियाओ यी को पिछले 50 कदमों के अंदर वापस बैठकर प्रैक्टिस करते देखा, तो दूसरे बुजुर्ग ने बेपसी से आह भरी और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। जियाओ यी बैठ गया और शुरू से आखिर तक दूसरे बुजुर्ग के अलावा किसी और बच्चे ने उसे इन दिनों प्रैक्टिस के लिए दूसरी जगहों पर भागते हुए नहीं देखा। बिंगलुआन तलवार, इसे मेरे लिए करो, जियाओ यी ने अपने दिल में फुसफुसाया। एक पल में उसके आसपास की आभा तेजी से उसके अंदर समा गई। इस समय जियाओ रूहान, जो कंडेंस्ड क्यूई पिल में था, उसके दिल में अच्छी दुआएं थीं। उसने अपनी आंखें खोली और कसकर भौहें चढ़ाई। जियाओ रूहान हैरान था, क्या बात है, उसके आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों गायब हो गई है? आज तो सिर्फ 9वां दिन होना चाहिए और जियोन गुफा में स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। जब वह हैरान हुआ तो उसने अपना सिर घुमाया और पीछे परिवार के दूसरे बच्चों को देखा और पाया कि वे सब आंखें बंद करके प्रैक्टिस कर रहे थे, और वह अचानक और भी हैरान हो गया।
क्या बात है, वे अभी भी कल्टिवेट कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। जियाओ रूहान बहुत हैरान था और उसी समय क्यूई पिल को कंडेंस करने के प्रोसेस में उसे रुकावट आई, जिससे वह बहुत असहज हो गया। वह इसके बारे में सोच नहीं पा रहा था। उसके सामने पीछे अकेली शख्सियत जियाओ यी चुपके से हंस रही थी। 5 कदम का गैप फैमिली वॉरियर द्वारा कैलकुलेट की गई दूरी है और एक दूसरे से दूसरों की कल्टीवेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया वह सिर्फ एक ऑरेंज मार्शल सोल था, ज्यादा से ज्यादा यह एक ऑरेंज मार्शल सोल थी। और जियाओ यी की बिंगलुआन स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट सबसे मजबूत पर्पल रंग की थी, जो अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर रही थी और अचानक जियाओ रूहान के चारों ओर के ऑरा को अपने शरीर में खींच रही थी। दूसरे शब्दों में, असल में जियाओ रूहान के चारों ओर अभी भी ऑरा है, लेकिन ये ऑरा भविष्य में उसके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे और उन्हें पहले जियाओ यी ने ही खींच लिया है, जिससे उसे लगा कि ऑरा पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए हैं। जियाओ रूहान ने पूरा दिन बहुत ज्यादा उलझन में बिताया। 10वें दिन तक उसके इमोशंस को लगभग पागलपन जैसा बताया जा सकता था। उसके और उसके पिता के प्लान में से एक यह था कि उसे ज़्यून गुफा में क्यूई पिल को गाढ़ा करना था और हाउटियन दायरे में घुसना था। अगर वह नहीं घुस पाया तो इससे आगे के प्लान पर बहुत असर पड़ेगा। अरे धत तेरे की, ये क्या हो रहा है। जियाओ रूहान पागल हो रहा था। आखिरी पल तक दूसरे बड़े ने कहा, ज़्यून गुफा की साधना खत्म हो गई है, सभी बच्चे मेरे साथ चले जाएंगे। इस समय ज़्यून गुफा का ऑरा 10 बच्चों ने सोख लिया था। ज़्यून गुफा में 10 साधना स्थल होने का कारण यह है कि आध्यात्मिक ज़्यून गुफा में एनर्जी सिर्फ 10 परिवार के बच्चों के लिए 10 दिनों तक एब्जॉर्ब करने और उससे बहुत फायदा पाने के लिए काफी है। जाने से पहले जियाओ यी ने साफ महसूस किया कि मॉन्स्टर स्टैचू लगातार धीमी रफ्तार से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था और फिर आसपास की चीजों से बंध गया। अगर आपने सही अंदाजा लगाया तो इस मॉन्स्टर स्टैचू का असर क्लस्टरिंग एरे जैसा ही है। 3 साल बाद यह जगह एक बार फिर स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी जगह बन जाएगी। बेशक 3 साल बाद परिवार के बच्चों की एक नई पीढ़ी प्रैक्टिस करने आएगी। चैप्टर 20, 3 दिन का युद्ध। ज़्यून गुफा के बाहर कबीला पानी से घिरा हुआ था। आखिरकार यह एक बड़ा इवेंट है जो सिर्फ 3 साल में होता है। कबीले के लोग भी देखना चाहते हैं कि परिवार के सबसे अच्छे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। बाहर आओ, वे बाहर आ गए हैं, कबीले का एक तेज नजर वाला आदमी चिल्लाया। उन सबको मुस्कुराते हुए देखकर खेती में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई होगी। कबीले के लोगों ने इस बारे में बात की। परिवार के 10 बच्चों के रिश्तेदारों ने और भी उम्मीद से पूछा, जिमू क्या हुआ? ज़्वांगेर, अब तुम कहां फिर से बनाने जा रहे हो? येर, तीसरे बुजुर्ग ने जियाओ यी को प्यार से देखा। तीसरे बुजुर्ग, चिंता मत करो, येर ने इसमें बहुत कुछ हासिल किया है। जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा है। तीसरे एल्डर ने जियाओ यी के कल्टीवेशन लेवल पर सवाल नहीं उठाया, बस सिर हिला दिया। उसके लिए जियाओ यी ने 10 दिन पहले जो सरप्राइज दिया था वह काफी था। जियाओ यी को ज़्यून गुफा में जो भी मिला वह बहुत खुश था। हालांकि इस हंसी में 2 लोगों के चेहरे बहुत बुरे हो गए। एक है जियाओ रूहान और दूसरा उसके पिता का 5वां एल्डर। क्या बकवास हो रही है? 5वें एल्डर ने गुस्से में कहा, ये रूहान, तुम्हारी हुआंग रैंक मार्शल आर्ट्स स्पिरिट निश्चित रूप से क्यूई पिल को कंडेंस कर सकती है, तुम आखिरी दिन अचानक ऑरा को एब्जॉर्ब कैसे नहीं कर सकते? जियाओ रूहान ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी दिन यह वह छोटा कचरा था। इम्पॉसिबल, 5वें एल्डर ने कहा, छोटे कचरे में वह एबिलिटी नहीं है। उसकी ची रैंक मार्शल स्पिरिट की एप्टीट्यूड कम है और वह तुम्हारे अपोनेंट से बहुत दूर है। जियाओ रूहान ने जवाब दिया, लेकिन वह कुछ दिन पहले अपनी अचानक बड़ी ताकत को कैसे समझा सकता है? मुझे नहीं लगता कि वह सच में आधे महीने में 4 बार कूद सकता है और उसकी अजीब हरकतें, मुझे लगता है कि उनमें से कुछ भूत होंगे। 5वां एल्डर एक पल के लिए चुप रहा और गहरी आवाज में कहा, इसकी परवाह मत करो, तुम हासिल किए गए दायरे में नहीं जा सकते। हालांकि अगली चीज मुश्किल हो सकती है, लेकिन खुशकिस्मती से मैं तैयार था। तैयार? जियाओ रूहान थोड़ा हैरान था। हाँ, 5वें एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, रूहान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी अभी की ताकत के साथ क्या तुम पक्का कर सकते हो कि तुम छोटा सा वेस्ट जीत जाओगे? जाहिर है, जियाओ रूहान ने हाँ में कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि ज़्यून गुफा में इन दिनों उसकी साधना कितनी बड़ी है, लेकिन हासिल किए गए दायरे में जाना बिल्कुल नामुमकिन है। जब तक वह हाउटियन दायरे में नहीं है, मेरी फायर क्लाउड पाइथन मार्शल स्पिरिट के साथ उसे कुचलने के लिए ताकत लगाना काफी है। जियाओ रूहान काफी साजिश करने वाला था, अक्सर दूसरों का हिसाब लगाता था, लेकिन उसने जियाओ यी के बारे में कुछ अंदाजा लगा लिया था। ठीक है, तुम्हें बस पक्का होना होगा, 5वें एल्डर ने कहा और अचानक सभी क्लैनमेन के सामने चला गया। सब लोग प्लीज मेरी बात सुनो। गहरी गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी के सहारे 5वें एल्डर की आवाज बहुत ऊंची थी। ट्राइबमैन का जोश भरा माहौल तुरंत रुक गया और वे सब उसकी तरफ देखने लगे। यह आदमी क्या करना चाहता है? जियाओ यी और तीसरे एल्डर ने एक ही समय में मुंह बनाया। क्लैन के लोग, 5वें एल्डर ने नेक नजर से कहा, सो कॉल्ड फैमिली एक दिन भी बिना मालिक के नहीं रह सकती। जियाओ फैमिली के हेड का पद बहुत समय से खाली है। जैसे जैसे फैमिली नीचे जा रही है, मैं जियाओ फैमिली का एल्डर हूँ। मैं जियाओ फैमिली को दिन ब दिन नीचे गिरते देखना चाहता हूँ। तो मैं पैट्रियार्क को फिर से चुनने का प्रपोजल देता हूँ। 5वें एल्डर की बातें बहुत अचानक थीं और कबीले के लोग तुरंत इस पर रिएक्ट नहीं कर सके। असल में भले ही जियाओ फैमिली के हेड का पद खाली है, लेकिन तीनों एल्डर्स ने इन सालों में फैमिली के एक्टिंग हेड के तौर पर जियाओ फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। खुशहाली की तो बात ही छोड़िए, इज्जत भी है। कुछ लोगों ने उस समय सवाल किया, जियाओ फैमिली के पैट्रियार्क का पद कब खाली रहा है? पैट्रियार्क अभी भी पैट्रियार्क है, लेकिन अब वह नहीं है। और तो और 5वें एल्डर, जिसका आपने आज प्रपोजल दिया, क्या इसलिए कि आप पैट्रियार्क बनना चाहते हैं? 5वें एल्डर ने तुरंत सीरियस होकर जवाब दिया, पैट्रियार्क बहुत समय से गायब हैं और वे सिर्फ नाम के लिए हैं। इसके अलावा बुराई से बचने के लिए मैं अब सभी लोगों के सामने वादा करता हूं कि मैं कभी भी पैट्रियार्क नहीं बनूंगा। 5वें एल्डर ने आगे कहा, एक एल्डर के तौर पर मुझे अपने परिवार को सबसे पहले रखना होगा। जियाओ परिवार को अब एक हिम्मत वाले लीडर की जरूरत है। हालांकि मैं बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन बूढ़ा हूं और कोई जवान आदमी नहीं है। एम्बिशियस, कबीले ने कहा, यह बहुत कम होता है कि 5 एल्डर महान नेकी को समझें, लेकिन परिवार के हेड का पद कितना जरूरी है। यह कैसे कहा जा सकता है कि चुनाव लंबे समय के विचार पर आधारित है? बेशक मुझे यह पता है, 5 एल्डर ने कहा, तो अब बस भविष्य की तैयारी है। तैयारियों में से एक है एक काबिल युवा पैट्रियार्क का चुनाव करना। युवा पैट्रियार्क, कबीले के लोगों ने अचानक अजीब सा चेहरा दिखाया और बहुत बातें की। एक तरफ खड़े तीसरे एल्डर ने चुपके से गालियां दी। वह पहले से ही इसका मतलब समझ गया था। 5वें एल्डर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, 5वें एल्डर, ज्यादा मत बोलो। आधे महीने पहले ही तुम येर की वजह से शर्मिंदा हो चुके थे। आज यह जानते हुए कि येर यंग पैट्रियार्क है, मैं इसे सीरियसली लेना चाहता हूँ।
यंग पैट्रियार्क को चुनकर क्या तुम सच में मेरे साथ जियाओ झोंग जैसा बर्ताव कर रहे हो? जब जियाओ जी शामिल हुआ तो तीनों एल्डर तुरंत गुस्सा हो गए, गुस्सा बाहर निकल आया और लड़ने की नौबत आ गई। पांचवें एल्डर को तीसरे एल्डर के परफॉर्मेंस का अंदाजा हो गया था और उन्होंने शांति से कहा, तीसरा एल्डर सिर्फ रहे और चिड़चिड़ा न हो। जियाओ परिवार के हेड का पद हमेशा काबिल लोगों के लिए रहा है। उस समय परिवार के हेड को पूरे कबीले में सबसे अच्छा माना जाता था। यह समझा जा सकता है कि उनका बेटा जियाओ ये यंग पैट्रियार्क बना, लेकिन अब पैट्रियार्क कई सालों से गायब है और कोई खबर नहीं है। अगर जियाओ यी को यंग पैट्रियार्क बनने दिया जाता है तो क्या यह दूसरे परिवारों के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी नहीं होगी? अगर जियाओ यी में काबिलियत है तो यंग पैट्रियार्क का ध्यान उसे रखना चाहिए, लेकिन अगर वह नाकाबिल है तो मुझे बैठकर देखना नहीं चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह भविष्य में परिवार के विकास में देरी कर दे। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि हमारा जियाओ परिवार भविष्य में किसी नाकाबिल इंसान के हाथों बर्बाद हो जाए। पांचों बुजुर्ग लगातार बोलते रहे, प्यार से और हैरानी भरी सच्चाई दिखाते हुए। मुझे नहीं पता, मैं सच में सोचूंगा कि वह एक ऐसा इंसान है जिसने परिवार के लिए कड़ी मेहनत की है और हर चीज के बारे में सोचता है। यह अच्छा लगता है, तीसरे बुजुर्ग ने जवाब दिया। येर ने तो 10 दिन पहले ही जियाओ जिमू को हराया था। वह नाकाबिल क्यों है? पांचवें बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तीसरे बुजुर्ग को लगता है कि जियाओ ये काबिल है, तो चलो इसे चेक करते हैं। कैसे चेक करें? तीनों बुजुर्गों ने पूछा। यह बहुत आसान है, पांचों बुजुर्गों ने कहा। जियाओ यी को एक बार फिर परिवार के सभी बच्चों का चैलेंज स्वीकार करना होगा। चैलेंज? तीसरे बुजुर्ग ने मुंह बनाया। बुरा नहीं, पांचवें बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग पैट्रियार्क का पद सबसे बेहतरीन बच्चों को मिलना चाहिए। आज हमारे जियाओ परिवार के महान टैलेंट जियोन गुफा से निकले हैं, उनमें से हर एक का कल्चर बेस और एम्बिशियस बढ़ा है। टॉलरेंस बहुत बढ़िया है। अगर उनमें से एक बेहतर यंग पैट्रियार्क चुना जा सके, भले ही पैट्रियार्क को भविष्य में कोई खबर न मिले, मेरा जियाओ परिवार बिना लीडर के नहीं रहेगा और हम जल्द से जल्द एक नया लीडर चुन सकते हैं। पांचवें बुजुर्गों की बातें एकदम सही थीं और सभी बातों में परिवार के लिए सोच विचार था और कबीले के लोगों को अचानक कोई शक नहीं रहा। बेशक कुछ नजरिए से आज उसका प्रपोजल गलत नहीं है। लगता है कि अगर तुम सबक नहीं सिखाओगे तो तुम सच में और बेहतर होते जाओगे। तीसरे बुजुर्ग अपने दिल का गुस्सा दबा नहीं पाए और वे तुरंत एक्शन लेने वाले थे। शियाओ यी ने उसे पकड़ा, फिर खड़े हुए और जोर से कहा, मैं अपने बच्चों की कोई भी चुनौती स्वीकार करता हूँ। पांचवें बुजुर्ग के हिसाब से इंस्पेक्शन कब शुरू होगा? शियाओ यी अच्छी तरह जानता था कि शियाओ रूहान ही अकेला था जो सभी तथाकथित बच्चों को चुनौती दे सकता था। आखिरकार जब से उसने 10 दिन पहले शियाओ जिमू को आसानी से हराया था, तब से दूसरे बच्चे जानबूझकर कोई विरोधी नहीं थे। सिर्फ शियाओ रूहान में ही खुद से लड़ने की काबिलियत है। इसके अलावा मेरा मानना है कि कई कबीलों के दिलों में वे यह भी जानना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में पहला व्यक्ति शियाओ रूहान ज्यादा मजबूत है या वह खुद जो अचानक उभरा युवा पैट्रियार्क है। रिफ्रेशिंग, पांचवें बुजुर्ग ने जोर से कहा, यह बहुत कम होता है कि जियाओ यी तुम नेकी को समझते हो और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। तुम अभी जियोन गुफा से बाहर आए हो और तुम थक गए होगे। तुम्हें और ज्यादा ताकत लगाने देने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन आराम करने का समय दूंगा। 3 दिन बाद फैमिली कंपटीशन का मैदान चैलेंज स्वीकार करो। हम जियाओ यी ने मन ही मन मजाक उड़ाया, अच्छी बात कह रहा हूँ, लेकिन मन ही मन मुझे नहीं पता कि क्या साजिश चल रही है। फिर भी उसने कहा, ठीक है, बस 5 बुजुर्गों की बात मानो।